नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। पीजीटी का एग्जाम अब दूर नहीं है, तो आज हम पीजीटी के राइटर्स पर फोकस करेंगे। हर एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होगा और केवल आंसर नहीं, एक एमसीक्यू को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आगे तक के जो एमसीक्यूज हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करे, केवल पीजीटी के ही राइटर्स होंगे। पहला एमसीक्यू है, विच कंट्री साइड डज मैथ्यू आर्नोल्ड प्रोमिनेंटली फीचर इन हिज वर्क। कौन सी कंट्री साइड को मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने वर्क्स में फोकस करा है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, नेट में भी आया है। कौन सा है वो? लेक डिस्ट्रिक्ट है, यॉर्कशायर है, ऑक्सफोर्ड शायर है या स्कॉटिश हाईलैंड है। मैं अगर कहूं तो इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी, और इस यूनिवर्सिटी का जो आसपास का एरिया था उसको अपने वर्क्स में दिखाया है, तो वो था ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड की जो जगह आसपास की, उसे अपने वर्क्स में कई जगह हाईलाइट करा है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड को जाना जाता है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड के आसपास के एरिया को अपने वर्क्स में अमर कर दिया। मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। देखो, डेट ऑफ बर्थ और डेथ की डेट ये मैं नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखनी है, और लास्ट टाइम पे एक दिन पहले एक बार रिवाइज कर लेना, तो ये बेकार है बताना। इनको कहा जाता है सेज राइटर। मैथ्यू आर्नोल्ड को सेज माने क्या होगा? संत। क्यों कहा जाता है सेज राइटर? क्योंकि ये सुझाव देते हैं, सोशल रियलिटी के बारे में बात करते हैं, कुछ समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो उस समय की हैं। तो सेज राइटर कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो सुझाव दे रहा है। अगर इनकी बात करें तो इनके फादर थॉमस आर्नोल्ड जो थे, वो खुद रग्बी स्कूल में टीचर थे, और बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कुछ समय रग्बी स्कूल में पढ़ाया। तो बाप बेटों ने एक ही स्कूल में पढ़ाया, ठीक है। इनकी मदर का नाम मैरी, तो ऐसे ध्यान रखना, थॉमस मैरी। इनके माता पिता का नाम थॉमस मैरी। इन्होंने घर खरीदा था जिसका नाम था फॉक्स हो। फॉक्स लोमड़ी, बड़ा आसान है, फॉक्स हो, ये मैथ्यू आर्नोल्ड के घर का नाम था। कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। रग्बी स्कूल में इन्होंने पढ़ाया, और बाद में इन्होंने इंस्पेक्टर के तौर पे, एक चेकिंग करने वाले होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ होते हैं बीएसए वगैरह, ऐसी चेकिंग करने वाले होते हैं स्कूल्स के, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, उसके तौर पे इन्होंने कई सालों तक वर्क करा। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रोफेसर की नौकरी भी करी, जहां पे ये पोइट्री पढ़ाते थे। ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। सेकंड, अच्छा, मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ कब हुई? 1888। बड़ा ध्यान है, रहेगा आसानी से। मैंने कहा डेथ वगैरह की जो डेट्स हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ है, ये एक दो दिन पहले ध्यान रखना, ठीक है। और कैसे डेथ हुई थी? ये एक ट्रैम थी, ट्रैम होती है एक ट्रेन, छोटी ट्रेन, उसको पकड़ना चाह रहे थे, तो थोड़ा तेज भाग लिए, जिसकी वजह से इन्हें हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। नेक्स्ट है, विच ऑफ डिकिंस नॉवेल्स डील विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सिसी जूप। सिसी जूप एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। चार्ल्स डिकिंस के किस नॉवल में ये करेक्टर आता है? ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। देखो, सीधा सीधा आंसर होता है, अगर आता है तो सिसी जूप जो करेक्टर में मिलता है वो मिलता है हार्ड टाइम्स। देखो, हार्ड टाइम्स की बात करें, हार्ड टाइम्स इसका पूरा नाम है फॉर दीज टाइम्स। अब देखो, हार्ड टाइम्स काफी है, ठीक है। हार्ड टाइम्स में की कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कब पब्लिश हुआ था? 1854। इसके 3 नॉवेल्स में पब्लिश हुआ था, और 3 नॉवेल्स का जो नाम था वो क्या था? सोइंग, ठीक है, रीपिंग, गार्डनिंग, ये 3 वॉल्यूम्स का नाम था। अब ये नाम क्यों खास है? सोइंग, इसमें दिखाया है कि जो करेक्टर जैसा है, जैसा जो करेक्टर बोएगा सोइंग, वैसा वो रीपिंग, काटेगा। अगर बुरा बोएगा तो बुरा काटेगा, और वैसा ही वो इकट्ठा करेगा। तो इस नॉवल में चार्ल्स डिकेंस ने जो बुरे करेक्टर्स हैं उनको दिखाया है, जैसा उन्होंने बोया उनके साथ वैसा ही हुआ। जो अच्छा करेक्टर था उसके साथ में अच्छा हुआ। हाँ, कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे करेक्टर कह सकते हैं जिन पर किसी की खास फैक्ट का गलत प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई। शॉर्ट में मैं आपको समरी बतलाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं बुक फर्स्ट। केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगा, फिर जल्दी जल्दी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक करेक्टर है थॉमस ग्रेट ग्राइंड। थॉमस ग्रेट ग्राइंड जो है बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं। इनका एक स्कूल चल रहा है, उस स्कूल में कभी कभार ये बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते हैं शौकिया तौर पे, और इनका ये मानना है कि बच्चों के दिमाग से जो फैंसी है, कल्पना है, जो उन्होंने अपना संसार बना रखा है कल्पनाओं का, उसे खत्म करना है, और क्या दिमाग में भरना है? फैक्ट। इनकी फिलॉसफी है, नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स, मैं जो चाहता हूं वो फैक्ट है। ये कौन मानते हैं? थॉमस ग्रेट ग्राइंड, ठीक है। ये मानते हैं कि मैं जो है फैक्ट की बात करूंगा,
तो अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनके बारे में उनसे बात कर रहे हैं कि मुझे केवल फैक्ट चाहिए, मुझे फालतू की चीज मत बताओ, ये अपनी बकवास बाद में बताना, मुझे फैक्ट चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों से पूछे, एक लड़की जो है उसको उठाते हैं जिसका नाम है सिसिलिया, सिसी जूप, ठीक है। सिसी जूप को उठाते हैं, ठीक है, और उससे पूछते हैं कि भाई जो है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना बताती है कि भाई मेरा नाम जो है सिसी जूप है, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो नाम है सिसी जूप, ये सही नहीं है। तुम्हारे फादर करते हैं सर्कस में काम, और सर्कस का जो काम है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। मैं उससे थर्ड क्लास काम मानता हूँ। तो तुम जो जो तुम्हारे फादर वो तुम्हें सिसी जूप बुलाते हैं, तुम्हारा नाम जो है वो होगा सिसीलिया। तो बच्चों को एक खास तरीके के फैक्ट्स बतला रहे हैं कि तुम्हें जो है जो अपने तुम्हारा जो पास्ट है, अगर तुम गरीब परिवार से हो तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम्हें केवल जो है इस चीज को ध्यान रखना है, तुम इस स्कूल में पढ़ लो, फैक्ट्स ध्यान रखना है। तो इनकी जो फिलॉसफी है वो यही है, थॉमस ग्रेट की, अ मैन ऑफ रियलिटी। ये रियलिटी विश्वास करते हैं, फैक्ट्स और कैलकुलेशन, फैक्ट और कैलकुलेशन विश्वास करते हैं ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सिसिलिया जो सिसी जूप है उसका नाम ये सिसिलिया रख देते हैं, और सिसिलिया के नाम से ये लड़की थोड़ी जानी जाएगी। अब ये नाम थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में क्लास में बच्चों से पूछते हैं मुझे हॉर्स की डेफिनेशन दो। अब हॉर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिसिलिया, जिसका नाम रियल में सिसी जूप था, वो सर्कस में उसके फादर काम करते हैं, वो कहती है कि घोड़ा जो है ऐसा होता है। वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे डेफिनेशन चाहिए। एक लड़का बता देता है। तो इनका ये मानना है हर चीज में फैक्ट होने चाहिए। तो ये इनकी एक रॉन्ग फिलॉसफी पे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। थॉमस ग्रेट इनके कई सारे बच्चे हैं, लेकिन दो बच्चों का ना जिक्र इसमें आएगा, लुइजा और टॉम। इन दोनों के जो फैक्ट की आदत थी, जो थॉमस ग्रेट है, इनके फैक्ट की आदत की वजह से इनके बच्चे लुइसा और टॉम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहानी को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। थॉमस ग्रेट बहुत अमीर व्यक्ति हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाते हैं। इनका स्कूल चल रहा है जहां पे ये चाहते हैं बच्चों के दिमाग से कल्पना निकाल दी जाए, फैंसी, और फैक्ट भरे जाएं। अब एक दिन ये देखते हैं कि जो इनके दो बच्चे हैं, और भी है लेकिन दो बच्चों का जिक्र है, लुइजा और टॉम, ये सर्कस में झांक रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। इन्हें बुरा लगता है कि भाई सर्कस में तुम झांक क्यों रहो, वो बेकार की जगह है, थर्ड क्लास जगह है, क्यों झांक रहे हो। तो अपने एक मित्र जोसिया बॉन्डरबी के साथ में सर्कस जाते हैं। सर्कस में जो इनके यहाँ लड़की पढ़ती थी, ठीक है, जिसका नाम था सिसी जूप, इंपॉर्टेंट करेक्टर सिसी जूप, सिसिलिया, ये नाम रख देते हैं। इसके फादर से मिलने जाते हैं। इसके फादर के बारे में पता लगता है, वो छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी, टांग वांग में दर्द था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो छोड़ के चले गए अपनी लड़की को इस उम्मीद में कि कोई उसे अडॉप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो थॉमस ग्रेट है, इन्हें वैसे भी एक जो था मेड की जरूरत है जो इनके घर के छोटे मोटे काम कर ले। ये सोचते हैं इस लड़की को मैं रख लेता हूँ और ये पढ़ भी लेगी मेरे स्कूल में। तो इस लड़की को अपने घर पे रख लेते हैं सिसी जूप में। अच्छा, अपने इनके घर का नाम क्या है? इनके घर का नाम है स्टोन लॉज, STONE, स्टोन लॉज। अब बड़ा आसान सा नाम है, स्टोन पत्थर, लॉज माने रहने वाली जगह। तो यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स की बात होती है। इनके मित्र हैं जोसिया बॉन्डरबी, जो इन्हीं की उम्र के हैं, 50 साल के हैं। जोसिया बॉन्डरबी बैंकर है, इनका बैंक चलता है और फैक्ट्री भी, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। इन ये क्लेम करते हैं अपने बारे में सेल्फ मेड मैन, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, अपने दम पे मैंने सब चीज अर्जित करी है। मैं अनाथ था, गरीब था बिल्कुल, लेकिन मैंने जो आज एम्पायर खड़ा करा है वो अपने दम पे खड़ा करा है। अब ये जो इनका क्लेम है ये बाद में धराशायी हो जाएगा। तो मिस्टर जोसिया बॉन्डर भी, इन्हें उम्मीद है कि मेरी शादी, ये अभी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी जो लुइजा से होगी। तो लुइजा को रिझाने की कोशिश करते हैं, बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। बहरहाल जो थॉमस ग्रेट है ये भी बड़े लालची किस्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें पता है कि जोसिया बॉन्डर भी मेरी उम्र का है, और जो मेरी लड़की है वो मात्र जो है 16-17 साल की है, लेकिन पैसे वाला है, तो इस उम्मीद में शादी कर देते हैं। लुइजा मना करती है कि भाई ये इससे शादी मत करो, ये कहाँ इसकी उम्र है कहाँ मेरी उम्र है, लेकिन इसकी बात नहीं मानी जाती। लुइजा की शादी कर दी जाती है जोसिया बॉन्डर के साथ में। यहाँ से कहानी लुइजा की बर्बादी की शुरू होती है। अब लुइजा की शादी हो जाती है, में जाते हैं, लेकिन लुइसा खुश नहीं है। केवल ये नहीं है कि उपहार से या इन सब चीजों से काम चलता है, ठीक है। अब जोसिया बॉन्डरबी का बैंक है, इस बैंक में टॉम काम करने लगता है। टॉम काम करने लगता है, टॉम अच्छा लड़का है, लेकिन गलत संगति में पड़ जाता है और अपने जीजा की बैंक में जो है एक तरह से चोरी कर लेता है। अब जांच वांच होती है, किसी पर शक जाता है, लास्ट में पता लगता है कि घर वालों को पता लग जाता है कि इसने कुछ गड़बड़ करी है। इसी बीच में क्या होता है,
जोसिया बॉन्डरबी के घर पे एक मेड काम करा करती थी, अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मिसेस स्पार्शेट। ये देखती है कि अक्सर एक औरत जो है सप्ताह में एक दिन खड़ी होती है और घर की तरफ देखती है, आखिर है कौन, आखिर ये है कौन, कहीं इसने तो चोरी नहीं करी। एक दिन चुपके से जाकर मिसेस स्पार्शेट जो है इस मिस्टीरियस ओल्ड वुमन को, जिसका नाम मिसेस पैजलर है, मिस्टीरियस ओल्ड वुमन को जाकर पकड़ लेती है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, शोर मचता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि भाई क्या मामला है। अब यहाँ पे जो है जोसिया बॉन्डर भी ये भी पहुंचते हैं। अब भीड़ के बीच में जैसे ये देखते हैं इस मिस्टीरियस ओल्ड वुमन को, मिसेस पैजलर को, तो बॉन्डर भी जो है इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं, इनकी माता जी थी। तो इन्होंने जो क्लेम करा था मैं सेल्फ मेड मैन हूँ और मैंने खुद अपने दम पे सब कुछ करा है, मैं अनाथ था, ये सबके सामने फैक्ट आ जाता है कि वास्तव में ऐसा था। इनकी मदर बहुत गरीब थी, उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कामयाब करा। जब ये कामयाब हो गए तो इन्होंने क्या है, दुनिया को अपनी सक्सेस बताने के लिए कि मैं सक्सेसफुल अपने दम पे हुआ, अपनी मदर को छोड़ दिया वहीं पे और खुद अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। तो सबके सामने इनकी जो रियलिटी वो सामने आ गई। लुइजा जो बेचारी बह रही थी दम घुट घुट कर, इससे प्यार हो जाता है एक दूसरे व्यक्ति से जो इसी की उम्र का होता है, जो धोखेबाज किस्म का था। अब लुइसा के बारे में पता लगता है, तो लुइसा को जो है ये अपने घर पे आती है, अपने फादर के घर पे आ जाती है, थॉमस ग्रेटगाइंड के घर पे आ जाती है। तो अपने घर पे आ गई। कुछ समय बाद में, अब जो इसका जो नॉवल के 3 पार्ट थे ना, सोइंग, रीपिंग, गार्डनरिंग, तो जो बुरे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में क्या होता है, जो जोसिया बॉन्डर भी हैं, जो बैंकर थे, बहुत पैसे वाले थे, अपने से कम उम्र में शादी करी थी, कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है, पागल हो जाते हैं, एजेड तो थे ही, पागल हो जाते हैं। टॉम जो था, इसने चोरी करी थी, ये बचने के लिए पुलिस पीछे पड़ जाती है, तो इसके फादर सर्कस से नफरत करते थे, सर्कस में ही जोकर बनकर काम करता है। बाद में पुलिस से बचने के लिए किसी दूसरे देश भाग जाता है, जहां पे इसकी डेथ हो जाती है। तो टॉम भी जो बेचारा, इसकी डेथ हो जाती है टॉम की, ये भी खत्म हो जाता है। लुइजा, लुइजा अपने फादर के घर पे आ गई थी। अब लुइजा अपने फादर के घर पे आ गई, इसने फिर कभी शादी करी नहीं, तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई। टॉम की डेथ हो गई बाहर, चोरी के जुर्म में जो था इस पे पता लग जाता है, चोरी करी, बाहर हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। लुइजा फिर बाद में कभी शादी नहीं करती। जो सिसी जूब थी, जिसको सिसिलिया नाम रखा था, जो नौकरानी के तौर पर काम करते, ये इसी घर में रह रही थी, स्टोन लॉज में, और ये शादी करती है, इसके बच्चे होते हैं। इनके बच्चों को, जो इनका परिवार है, थॉमस और जो लुइसा है, ये लोग इनके बच्चों को खिलाते हैं। इसी बच्चों की ग्रोथ में अपनी सक्सेस फिर बाद में देखने लगते हैं। और जो थॉमस ग्रेटगाइंड थे, इन्हें भी समझ में आ जाता है कि जो मेरी फिलॉसफी थी, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, ये गलत है, और अपने स्कूल में बदलाव करते हैं कि ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर भी एक कल्पना वाली चीजें डालनी चाहिए। तो हर टाइम्स की स्टोरी शॉर्ट में ये है। आगे बढ़ते हैं। डिकेंस डील्स विद द आइडिया थीम ऑफ द लॉ डिले। एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लॉ डिले, लॉ में जो देरी लगती है ना, कि जो है जो फैसला बहुत लेट आता है, कि कौन से नॉवल में जो चार्ल्स डिकेंस ने जिक्र करा है, या फिर कहें ऑफिस ऑफ सर्कुमलेशन। एक फाइल जो है वो सीधी जगह नहीं आएगी, पहले इधर जाएगी, फिर उसे घुमा के भेजाएगा, अब उधर जाएगी फाइल, फिर उधर जाएगी, पता लगा महीनों बीत गए। ये हमारे इंडिया में तो कॉमन है, सर्कुमलेशन ऑफिस हर जगह मिलेगा, जैसे कहानी तो ऑफिस ऑफिस। तो ये कहाँ किस में हमें मिलेगा? लिटिल डॉरेट, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, निकोलस निकलबाई, निकलबी, कौन से में मिलेगा? ये सीधा आंसर है लिटिल डॉरेट। तो लॉस डिले जो है सर्कुमलेशन ऑफिस, ये मिलेगा लिटिल डॉरेट में। लिटिल डॉरेट की बात करें तो ये कहानी है एक लड़की की, जिसके फादर को, लिटिल लॉरेट, ठीक है, जिसके फादर ने कर्जा लिया और कर्जा पे नहीं कर पाए, तो उन्हें एक कैद खाने में कर दिया था, प्रिजन में, मार्शल सा प्रिजन। इस प्रिजन में क्या होता है कि जो कर्ज नहीं दे पाता वो भी रहेगा और उसके घर वाले भी रहेंगे। सेम जैसे चार्ल्स डिकेंस के साथ में हुआ था। चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवेल्स में ये मार्शल सा प्रिजन को कई बार दिखाया है, क्योंकि उनके फादर को खुद इस जेल में रहना पड़ा था, उन्हें भी रहना पड़ा था साथ में। तो लिटिल डॉरेट जो है एक छोटी लड़की, इसे मार्शल सा प्रिजन में रहना पड़ा। इसका नाम है एमी डॉरेट। अब एमी डॉरेट जो है वो कोशिश करती है कि फादर का जो कर्जा है वो चुक जाए, वो बाहर आ जाए। बहरहाल किसी तरह से कर्जा चुकता है और लास्ट में इसकी शादी जो होती है वो आर्थर से होती है, जो उसकी हेल्प करता है। शॉर्ट में कहानी बताई है। इस नॉवल में सर्कमलेशन ऑफिस का जिक्र आता है, ध्यान रखना, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है। लॉस डिले, जो कानून के जो होता है, जुडिशरी की तरफ से जो रिजल्ट आता है, वर्डिक्ट आता है, उसके डिले को इन्होंने दिखाया। और साथ में सर्कुमलेशन ऑफिस कैसे एक फाइल से दूसरी फाइल जो है वो घूमती चली आती है, एक फाइल से जो है वो एक मेज गई, दूसरे मेज गई, पता लगा काम ही नहीं होता। सर्कमलोकेशन ऑफिस का जिक्र इसमें आता है। फोर्थ, व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस का मिडिल नेम क्या था?
ठीक है। ये बीच में कई बार क्वेश्चन आए भी थे, पीजीटी में पूछे गए थे, चार्ल्स डिकेंस का मिडिल नेम क्या था, विलियम एडवर्ड जॉन हेनरी। सीधा सीधा आंसर पता होगा तो कोई बात नहीं, बनना कोई बात ही नहीं, इसका नाम था जॉन। ठीक है। चार्ल्स जॉन हफियन डिकेंस, डेट ऑफ बर्थ और डेथ की डेट कोई मायने नहीं रखती, ये पहले देखना। चार्ल्स जॉन, इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ और फादर का नाम था जॉन। तो चार्ल्स डिकेंस के फादर का नाम क्या हो गया, एलिजाबेथ जॉन। बस इस तरह से ध्यान रखना। इनके फादर ने खुद कर्जा लिया था और पे नहीं कर पाए थे, जिस वजह से इन्हें मार्शल सा प्रिजन में रहना पड़ा था और खुद चार्ल्स डिकेंस को इनके साथ में रहना पड़ा। तो जो इनका एक्सपीरियंस था वो अपने कई नॉवेल्स में इन्होंने दिखाया हुआ है। आगे बात करते हैं। मैं जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो और आप लोगों को सारी चीजें एकदम से तैयार हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम दूर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैथ्यू आर्नोल्ड्स फॉर्म इज नॉट करेक्ट। कौन सा मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में करेक्ट नहीं है, इसमें तीन करेक्ट होंगे, एक करेक्ट नहीं है। पहला थेरेसिस को देखते हैं। थेरेसिस लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ये एलिजी के तौर पे लिखा था आर्थर ह्यू क्लो। थेरेसिस बिल्कुल सही है ये। ठीक है। मेमोरियल वर्सेस लिखा था वर्ड्सवर्थ की याद में, इन्हें समर्पित था, उनके लिए लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। रग्बी चैपल, अब ये नाम से पता लग जाएगा, रग्बी। ठीक है, रग्बी स्कूल में पढ़ाया भी था इनके फादर ने। ये इन्होंने अपने फादर थॉमस आर्नोल्ड की याद में लिखा था, ये भी सही है। डॉवर बीच, ये किसी की याद में नहीं लिखा था। डॉवर बीच की बात करें तो डॉवर बीच समुद्री किनारा है जो फ्रांस कोस्ट से थोड़ी सी दूरी पे था, इंग्लैंड और फ्रांस कोस्ट के पास में, बॉर्डर पर। इस जगह पर टॉवर बीच पर जो इन्होंने लिखा है वर्क फॉर्म, इसमें ये जिक्र करते हैं जो उस समय के डाउट्स थे। ठीक है, ह्यूमन कंडीशन, डाउट्स, जो लोगों में विश्वास की कमी हो रही थी, उसका जिक्र करा है। तो इसमें ये किसी की एलर्जी नहीं है, डोवर बीच। आगे बढ़ते हैं हम। Why was Percy Bysshe Shelley expelled from Oxford University? ये मैं मान के चलूंगा आप लोगों को पता होगा। अब पहला क्या है, फॉर फेलिंग इज एग्जाम, बिल्कुल गलत। किस वजह से उन्हें निकाला गया था, एग्जाम में फेल नहीं हुए थे। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं करा था उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह में। फॉर पब्लिशिंग अ पम्पलेट टाइटल द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, बिल्कुल सही है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म उन्होंने पब्लिश करा था और इसकी कॉपी बांट दी थी, जिसकी वजह से इनसे पूछा भी गया डीन की तरफ से, ये तुमने क्यों बांटी, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी की कुछ चीजों के खिलाफ थे, नास्तिक थे। तो इस वजह से इन्हें जो था एक्सपेल कर दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं हम। हु इज द ऑथर ऑफ द हेमलेट, हेमलेट का ऑथर कौन है। कंफ्यूजन, अगर हेमलेट होता, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर हेमलेट होता तो क्या आता, विलियम शेक्सपियर। द हेमलेट है तो कौन है वो, विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर जो है उन्होंने लिखा था नॉवल द हेमलेट। ठीक है। द फिक्शनल सेटिंग बताओ जहां पे फॉकनर्स नॉवल की हमें मिलती है। फॉकनर जो नॉवल लिखे थे उसमें खास एक जगह को दिखलाया है जो काल्पनिक है। कौन सी जगह है वो, मेकॉम, योकनाफा काउंटी, जेफरसन काउंटी, मैकोंडो। देखो ये मिसिसिपी में एक काल्पनिक जगह उन्होंने बनाई थी, मिसिसिपी रियल जगह है, वहां पे काल्पनिक जगह बनाई थी अमेरिका की। कौन सी थी वो, योकनाफा काउंटी। योकनाफा काउंटी की बात करें तो ये मिसिसिपी जगह में एक काल्पनिक जगह बनाई थी और यहाँ पे उनके नॉवल सेट हैं। थोड़ा सा विलियम फॉकनर के बारे में देखते हैं। ये सब डेट ऑफ बर्थ वगैरह बाद में देखना, ठीक है। इनके फादर का नाम मरी, इनकी मदर का नाम मॉड, मरी मॉड। विलियम फॉकनर, मरी मॉड, ध्यान रखना, विलियम फॉकनर, मरी मॉड, थोड़ा इस तरह ध्यान रखना। ऑक्सफोर्ड, मिसिसिपी, इसमें इनका जन्म हुआ था। अब मिसिसिपी अमेरिका की एक जगह है, ऑक्सफोर्ड तो इंग्लैंड में है। तो ऐसा है, अमेरिका में एक छोटे सा एरिया है मिसिसिपी में जिसका नाम ऑक्सफोर्ड है, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। मिसिसिपी में ही इन्होंने एक काल्पनिक जगह सोची थी जिसका नाम रखा योकनाफा काउंटी, जहां पे इनकी कहानियां अक्सर सेट होती हैं। नाइन्थ, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर ने लिखा द टेम्पेस्ट, उसमें आइडियल कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एक टर्म का जिक्र आया है, कॉमनवेल्थ शब्द का जिक्र आया है, कि किसने बोला है। अब देखो, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स सुना होगा, तो कॉमनवेल्थ गेम्स से मतलब क्या है, ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर कभी राज करा था वो साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और साथ में स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं और आपस में जो बिजनेस वगैरह है उनके बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो एक खास लोगों का ग्रुप हो गया, वो हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है। यहाँ पे टेम्पेस्ट में जिक्र आया कॉमनवेल्थ, तो ये किसने बोला। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर उटोपिया, जहां पे क्राइम नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो कॉमनवेल्थ कह सकते हो उटोपिया की तरह। किसने बोला था ये, प्रॉस्पेरो एरियल मिरांडा गोंजेलो। तो ये बोला था जब
टेम्पेस्ट में जहाज जो होता है आइलैंड पर क्रैश कर जाता है, तो यहाँ पर जो होता है गोंजेलो होता है। गोंजेलो ये शब्द बोलता है कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बात करता है कि एक ऐसी जगह होगी, ठीक है, जहां पे सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कल्पना करता है वो आने वाले समय में सब कुछ बढ़िया होगा। हाँ। व्हेन डिड आर्थर हेनरी हलाम डाई, कई बार पूछा गया है। देखो, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हलाम, पक्की दोस्ती थी। और ये दोस्ती इतनी थी कि खुद इनके व्यवहारिक जो होता है संबंध बनने वाले थे परिवार के, क्योंकि इनकी जो सिस्टर थी उनसे एंगेजमेंट भी हो गई थी। तो जो आर्थर हेनरी हलाम है उनकी डेथ कब हुई? कब हुई? 30, 31, 33, 35, बहुत पास का ऑप्शन है। 33 में डेथ हुई थी आर्थर हेनरी हलाम की, जब वो 22 साल की उम्र में थे। और ये डेथ कैसे हुई? ब्रेन हेमरेज की वजह से। ब्रेन हेमरेज हुआ, 22 साल की उम्र में, 33 में डेथ हुई। जब इनकी डेथ हुई तो 22 साल की उम्र में थे, और ये इनके दोस्त थे, और इनकी सिस्टर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की सिस्टर से इंगेजमेंट हो गई थी, तो एक तरह से पारिवारिक संबंध बनने वाले थे। तो काफी इनसे दोस्ती थी, प्रभावित इनकी डेथ का बहुत बुरा असर हुआ। और इनकी डेथ के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम, याद में, इन मेमोरियम, AHH, आर्थर ह्यू, आर्थर हेनरी हलाम, आर्थर हेनरी हलाम इन्होंने लिखा था। ठीक है, AHH, इन मेमोरियम। तो ध्यान रखना, इन मेमोरियम से कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, जो है सोचो कि मैथ्यू आर्नोल्ड सोच लो, वो अलग था। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स, कौन सी बुक जॉन कीट्स ने ट्रांसलेट करी है? डिवाइन कॉमेडी, एनियाड, द एलियाड, द कैंटरबरी टेल्स। देखो, अगर हम बात करें, जॉन कीट्स ने काफी सारी पॉम्स लिखी हैं, लेकिन एक बुक को उन्होंने ट्रांसलेट भी करा था, लेकिन पूरी नहीं कर पाए थे। तो वो कौन सी थी? वो थी एनियाड, वर्जिल की एनियाड। इसमें ऑप्शन बी आएगा। वर्जिल की एनियाड को उन्होंने ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, वर्जिल की एनियाड, एनियाड ध्यान रखना है, इसको उन्होंने जॉन कीट्स ने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी। हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक? पता होगा, इसने कहा था कीट्स जो है वो ग्रीक हैं। कीट्स को ग्रीक की लैंग्वेज नहीं आती, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी वो ग्रीक हैं, किसने कहा था? तो वो कौन थे? एलियट, शैली, वर्ड्सवर्थ, बायरन। वो थे शैली। आखिर ऐसा क्यों कहा? अगर हम बात करें तो हेलेनिज्मिक वर्ड को ध्यान रखना, जब हम ग्रीक कल्चर की बात करते हैं, ग्रीक मूर्तियों की स्कल्पचर की बात करते हैं, ग्रीक मिथ्स की बात करते हैं, तो वो हेलेनिज्म कहलाता है। अगर बात करें जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स इज कॉल्ड हेलेनिस्ट, जॉन कीट्स को हेलेनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनके वर्क्स में हमें ग्रीक के मिथ्स मिलेंगे, ग्रीक में जो मूर्तियां थी उनका जिक्र मिलेगा। तो ग्रीक कल्चर का काफी हमें पता लगता है जॉन कीट्स के वर्क में, तो इस वजह से जॉन कीट्स को हेलेनिस्ट भी कहा जाता है। जब हेलेनिज्म में क्या होता है, ग्रीक कल्चर को दिखाया जाता है। अब जॉन कीट्स जो थे वो ग्रीक लैंग्वेज तो जानते नहीं थे, तो उन्हें इतना जानकारी कहाँ से आई? तो उस समय जो उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, जो जो ट्रांसलेटेड बुक्स थी उनको पढ़ा। इसके अलावा जो डिक्शनरी थी, खासकर एक थी लैम्पायर्स क्लासिकल डिक्शनरी, बस ऐसा ध्यान रखना, लैम्प, लैम्प इतना काफी है, क्योंकि एमसीक्यूज में जब ऑप्शन आता है तो हम पता लग जाता है। तो लैम्पियर्स क्लासिकल डिक्शनरी, लैम्प का ध्यान रखना है, इससे उन्हें काफी मिथ्स का पता लगा, ग्रीक मिथ्स कौन कौन से होते हैं, और उन मिथ्स के ऊपर इन्होंने अपनी पॉम्स लिखी। इसके अलावा म्यूजियम में इन्होंने मूर्तियां देखी, उन मूर्तियों से इन्हें पता लगा कि भाई ग्रीक ये हो, ये था, ये चीजें, तो उनके ऊपर इन्होंने अपनी पोएट्री में जिक्र करा है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं मुल्कराज आनंद पे। भाई पीजीटी के राइटर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। मुल्कराज आनंद पे मैंने जो है लाइव क्लास में पूरा कंप्लीट कराया एक ही दिन में। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड मुल्कराज आनंद कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? कौन से इंस्टीट्यूशन से मुल्कराज आनंद ने अपना ग्रेजुएशन करा? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, अलीगढ़, खालसा, बनारस, कौन से करा? अमृतसर खालसा कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करा था। जल्दी जल्दी देखते हैं, मुल्कराज आनंद 98 साल, ये 99 करूंगा मैं, 99 साल जीवित रहे थे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेथ की डेट बाद में ध्यान रखना, ठीक है, ये सब बात की बात है। इन्होंने अपने वर्क्स में पॉवर्टी को दिखाया, सोशल इनजस्टिस, जो इनजस्टिस था, अत्याचार थे, समाज में भेदभाव था, उसको दिखाया, कास्टिज्म को दिखाया, कॉलोनियल ऑपरेशन, जो अंग्रेज भारतीयों के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे थे उनको दिखाया, तो कास्टिज्म, सामाजिक बुराइयों को दिखाया। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, एक बार गांधी जी से मिलने गए, गांधी जी भी चौंक गए, बोले सूट बूट में मिलने आया, कौन है ये बंदा? बाद में इन्होंने अपना विजन बतलाया, गांधी जी ने कहा ठीक है लिखो। तो कई एक कुछ नॉवेल्स में हमें गांधी जी का जिक्र मिलता है कि गांधी जी आ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पेशावर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, और इनके फादर का नाम बड़ा आसान है, फादर मदर का नाम देखो, पूरा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, छोटा ध्यान रखो, लाल ईश्वर, लाल फादर का नाम, ईश्वर मदर का नाम, ठीक है। जल्दी जल्दी बतला रहा हूं मैं ताकि
टाइम बर्बाद ना हो। लालचंद, फादर का नाम लाल, मदर का नाम ईश्वर कौर, तो लाल ईश्वर, ठीक है, इनके पेरेंट्स का नाम लाल ईश्वर था, ठीक है। खालसा कॉलेज अमृतसर से इन्होंने पढ़ाई करी, तो पेशावर में जन्म हुआ और खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई करी। आगे बढ़ते हैं, इन विच सब्जेक्ट डिड मुल्कराज आनंद कंप्लीट हिज पीएचडी, कौन से सब्जेक्ट से मुल्कराज आनंद ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी? इंग्लिश लिटरेचर, सब सोचेंगे इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर नहीं था। कौन सा था? फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो वो था फिलोसफी। ये ध्यान रखना रखना है। मुल्कराज आनंद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, खालसा कॉलेज से पढ़ाई करी, उसके बाद में लंदन चले गए, लंदन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और बाद में पीएचडी करी इन्होंने फिलोसफी से। रसेल जो थे, बार्टन रसल, उनके ऊपर पीएचडी करी। बार्टन रसल फिलोसफर थे, उनके ऊपर पीएचडी करी, तो नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस फिलोसफी पे पीएचडी करी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई, उसमें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल होता है बीबीसी, जो आज भी है, बहुत पुराना चैनल है ब्रिटेन का, वहीं से टेलीकास्ट होता था, उसमें इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम करा। बाद में इन्हें पद्म भूषण मिला। पहला सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। तीसरा सिविलियन जो आता है वो कौन सा है? पद्म भूषण, वो इन्हें अवार्ड मिला पद्म भूषण। इनकी दो शादियां हुई, पहली थी कैथलीन जो अंग्रेज थी, एक्ट्रेस थी, उनसे डिवोर्स हुआ, और बाद में शिरीन से इनकी शादी हुई जो पारसी थी। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बतलाया है, ध्यान रखना है मोटा मोटा। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डिड मुल्कराज आनंद प्ले ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, कौन सा रोल मुल्कराज आनंद ने प्ले करा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान? अभी बतलाया मैंने, अभी मैंने ऐसे ही पूछ लिया जल्दी जल्दी। वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट इन यूरोप, ये नहीं था। स्क्रिप्ट राइटर फॉर द बीबीसी, ये है। ऐसा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी 1939 से लेके लगभग 44 तक चली है। अब इस वर्ल्ड वॉर 45 तक, ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जर्मनी से ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी, तो लोगों को जानकारी देनी होती है, लोगों को मोटिवेट भी रखना होता है, तो जो चीज सुनाई जाती है उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है। आज ये लोगों को ये जानकारी दी जाएगी, तो ये स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे इन्होंने काम करा था बीबीसी में। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉल्यूम ऑफ पोम्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन सा इसमें से वॉल्यूम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है? बॉयजविल सबसे पहला वॉल्यूम है जो लिखा है, बिल्कुल सही है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन सेकंड वॉल्यूम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। न्यू हैम्पशायर, ये भी लिखा है। ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये नहीं लिखा है। ये किसने लिखा था? प्रैक्टिकल कैट्स ये लिखा था टीएस एलियट। टीएस एलियट ने बहुत सारी जो है मॉडर्निस्ट पॉम्स लिखी थी, ठीक है, अवान गार्ड, जिसमें एक्सपेरिमेंट करा जाता है। अब दिक्कत क्या थी कि इन्होंने सब दिक्कत कहूंगा कि इन्होंने ऐसी पॉम्स लिखी, लेकिन अपने दोस्तों के लिए कुछ फनी पॉम्स भी लिखी, लाइट पॉम्स भी लिखी, whimsical लाइट पॉम्स, फनी पॉम्स लिखी अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉम्स है, इसमें कई सारी पॉम्स हैं जिसमें कैट्स, फीलाइन, ध्यान रखना, फीलाइन एक साइंटिफिक वर्ड हो गया जो बिल्लियों के लिए यूज करा जाता है, शेर, चीता, ये सब फीलाइन में आते हैं। तो पूरा बिल्लियों की सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इनके ऊपर जिक्र है, कौन कौन सी ब्रीड होती हैं, कैसे रहती हैं, कौन सी जो ज्यादा ताकतवर है, तो पूरी इनके ऊपर एक पॉम है, फनी पॉम्स है, लाइट पॉम्स है। ये पूरा एक वॉल्यूम था कलेक्शन ऑफ पॉम्स का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो देखो, बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखता है कोई राइटर, बहुत दिक्कत होती है, कुछ को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला वॉल्यूम बड़ा आसान रहेगा, ध्यान रखना। बॉय, छोटा लड़का, बॉयजविल 1913 में पब्लिश करा था, ठीक है, 1913 में पब्लिश हुआ था, और ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में दो वॉल्यूम पब्लिश करे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक बॉयजविल 1913 में और एक नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये पब्लिश करा था इन्होंने 1914 में। इसके बाद में चार वॉल्यूम और हैं, उनको पुलिट्जर प्राइज में, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिक्कत यह है कि इनको ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहना आसान है, ध्यान रखना मुश्किल होता है एग्जाम से पहले। बस इतना जरूर ध्यान रखना, बॉयजविल पहला वॉल्यूम है 1913, दूसरा जो है न्यू हैम्पशायर 1914, जो है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, गलत बोल दिया, पहला बॉयजविल, दूसरा नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914। इसके जो बाद के वॉल्यूम है, बस थोड़ा सा ऐसी मोटा मोटा ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में कई बार हमें आंसर पता लग जाते हैं कि ये तीन तो नहीं होंगे, ये हो सकता है, बस थोड़ा इस तरह से ध्यान रख लेना, ठीक है। चार बार पुलिट्जर प्राइज मिला था। न्यू हैम्पशायर कलेक्टेड पॉइंट्स फॉर द रेंज ऑफ विटनेस ट्री, ये चार वॉल्यूम्स है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज ट्रू अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉम मेंडिंग वॉल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पॉम लिखी थी मेंडिंग वॉल, ये खास पॉम है, आपको बताऊं, क्योंकि ये पॉम मैंने हाई स्कूल करा 97 में। उस समय जब हम पढ़ते थे तो यूपी बोर्ड में हम पढ़ते थे, तो सीबीएसई बोर्ड में ये पॉम चल रही थी, क्योंकि हमें ध्यान है, हम बड़े ध्यान से सुनते थे इस पॉम को। तो उस समय सीबीएसई बोर्ड में ये पॉम थी, मेंडिंग वॉल, ठीक है।
तो मेंडिंग वॉल के बारे में क्या सही है? रिटन इन राइमिंग कपलेट्स, गलत। 10 सेपरेट स्टेंजा, बिल्कुल गलत। 200 लाइंस, छोटी पॉम है। 46 लाइंस की पॉम है, ब्लैंक वर्स। तो मेंडिंग वॉल, इसकी खासियत है मेंडिंग वॉल की, एक ही स्टेंजा है, लगातार स्टेंजा, कोई लाइन के बीच में गैप नहीं आया, एक ही स्टेंजा है, 46 लाइन की फॉर्म है, और ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, ठीक है। ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है, और ये सेकंड वॉल्यूम जो था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन उसमें पब्लिश हुई थी। इसमें एक लाइन का बहुत यूज हुआ है, गुड फेंसेस, अच्छी दीवारें अच्छे नेबर्स बनाती हैं। ये फेंसेस, ये जो सेंटेंस है, ये एक तरह से बार बार यूज हुआ है, रिफ्रेन। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा, 46 लाइंस की फॉर्म में मैं केवल आपको कुछ लाइंस बताऊंगा, ठीक है। पूरी कहानी आपको इससे पता लग जाएगी। समथिंग देयर इज, जो स्पीकर है, राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कह रहा है कोई चीज ऐसी है दैट डजंट लव अ वॉल, जो दीवार को पसंद नहीं करती। कोई चीज ऐसी है जो दीवार को पसंद नहीं करती। ऐसा है, इनका पड़ोसी और इनका खेत बराबर में है। इनका पड़ोसी बात करता है कि भाई बीच में दीवार होनी चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मना करता है, आखिर क्यों होनी चाहिए भाई, बीच में दीवार होकर क्या हो जाएगा, आगे से तो खुला ही है, तो दीवार होकर क्या हो जाएगा। लेकिन इनका पड़ोसी जो है वो इस चीज में विश्वास करता है कि जो है पड़ोसियों के बीच में दीवार होनी चाहिए, खेत में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं समथिंग, कोई चीज है दैट डजंट लव अ वॉल, जो दीवार को पसंद नहीं करती, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड्स, जो फ्रोजन ग्राउंड को स्वेल, थोड़ा सा उठा देती है, स्वेलिंग, सुझा देती है। गर्मी पड़ी, फिर बर्फ पड़ी, फ्रोजन। अब गर्मी के बाद में बर्फ पड़ी, पानी जब जाएगा तो मिट्टी थोड़ी सी फूली, जिसकी वजह से जो दीवार है वो ईंट की नहीं बनी हुई है कि उसे चिनाई कर दिया है, वो पत्थरों की बनी है, पत्थर रखे हुए हैं। अब जब मिट्टी थोड़ी सी स्वेल हुई तो वो पत्थर गिर गए, उनके बीच में गैप बन गए। तो यहाँ पे बात करते हैं, फ्रोजन ग्राउंड जो है वो स्वेल्स, थोड़ा सा उठ आता है। नो वन हैज सीन, किसी ने नहीं देखा, डैम, इन गैप्स को, जो दीवार के बीच में गैप बने हुए हैं, टूटी दीवार को किसी ने नहीं देखा, इन गैप्स को बने हुए या फिर सुनते हुए। जब ये गैप बने तो किसी ने बनते हुए नहीं देखा, ना सुनते हुए देखा कि किसी ने तोड़ा हो, किसी ने नहीं देखा। बट एट स्प्रिंग बेंडिंग, लेकिन जो स्प्रिंग का समय होता है, बसंत का मौसम में, वो एंडिंग टाइम होता है, इस दीवार को दोबारा से जो है मेंड करने का होता है, मरम्मत करने का होता है। वी फाइंड देम देयर, हम इन्हें दोबारा से स्प्रिंग टाइम में मदद जो है मेंड करते हैं, इसको टूटी हुई दीवार को सही करते हैं। हम लाइंस छोड़ी हुई हैं, केवल इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा। अब यहाँ पे स्पीकर कहता है वी हैव टू यूज अ स्पेल, हमें स्पेल का यूज करना पड़ता है, जादू मंत्र का, टू मेक देम बैलेंस, इन्हें पत्थरों को बैलेंस करने के लिए। तो पत्थरों को बैलेंस करने के लिए हमें स्पेल का यूज करना पड़ता है। भाई हम जो है पत्थरों को रखेंगे, पत्थर गिरेंगे भी। तो ऐसे ही बतला रहा है कॉमेडी के सेंस में कि पत्थरों को हमें रोकने के लिए कुछ जादू मंत्र बोलना पड़ता है, ताकि पत्थर रुके रहें, और पत्थर रुके रहेंगे तो हम फिर एक और पत्थर उनके ऊपर रखते चले आएंगे, तो एक दीवार बन जाएगी। स्टे, अब यहाँ पे क्या है, संबोधित करा है, अपोस्ट्रोफे, स्टे वेयर यू आर, यू कौन है, पत्थर, वहीं रहना जहां पे तुम हो, स्टे वेयर यू आर, वहीं रहना जहां पे तुम हो, अंटिल आर बैक्स आर टर्न, जब तक कि हमारी जो पीठ है वो आ ना जाए, जैसे पत्थरों को हमने लगाया, तो वो पत्थरों को संबोधित करें, यहीं पे रहना जब तक कि हम वापस पत्थर उठाकर दूसरा यहाँ ना रख दें। पत्थरों को संबोधित करा है, स्टे वेयर यू आर, वहीं रहना, गिरना मत, वहीं रहना, अंटिल आर बैक्स आर टर्न, जब तक कि हम वापस ना, हमारी पीठ तुम्हारी तरफ ना मुड़े आए। यहाँ पे स्पीकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही इज ऑल पाइन, उसके खेत में पाइन के पेड़ हैं, पाइन पेड़ के पेड़ हैं, चीड़ के। मेरे में एप्पल का बाग है, सेब का बाग है, तो उसके खेत में जो है पाइन के पेड़ लगे हुए, मेरे में एप्पल का बाग लगा हुआ है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, मेरे पेड़ जो है एप्पल के वो उसके खेत में जाएंगे नहीं, तो आखिर जरूरत क्या है इस दीवार की, जरूरत क्या है, मेरे जो एप्पल के पेड़ है वो तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। अब लाइन छोड़ी हुई है, आई सी हिम देयर, मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ, ब्रिंगिंग अ स्टोन, पत्थर ला रहा है, ग्रास्प, पकड़े हुए, फर्मली, मजबूती से, टॉप, थोड़ा पत्थर को उठाए हुए, मजबूती से पकड़े हुए, इन ईच हैंड, दोनों हाथों में, जैसे कि कोई ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म, जैसे कि कोई आदि मानव कोई हथियार पकड़े होता है, जैसे आदि मानव होता था उस समय, जो था, जो पत्थर युग का आदमी था, वो कोई मारने के लिए कोई पत्थर पकड़े रहता था, जैसे कोई जानवर दिखाई दिया, पत्थर फेंक के मारा। तो जैसे आदि मानव पत्थर पकड़े रहता था आर्म्ड, वैसे ही मेरा पड़ोसी ऐसा लगता है जैसे आदि मानव की तरह पत्थर पकड़े हुए है, तो उसका मजाक बना रहे हैं। ही विल नॉट गो बिहाइंड, जो मेरा पड़ोसी है वो नहीं जाएगा अपनी फादर की सेइंग के खिलाफ, बिहाइंड एफ खिलाफ, मेरे पड़ोसी को
उसके फादर ने एक कहावत कही थी, तो वो उसके फादर की कहावत है उसके खिलाफ नहीं आएगा, हमेशा उसकी बात को मानेगा। उसके फादर ने क्या कहा था, पड़ोसी के फादर ने ये चीज कहा था जो हमेशा पड़ोसी कहता है, गुड फेंसेस अच्छी दीवारें अच्छे नेबर्स बनाती हैं। तो जो पड़ोसी है वो ये सेंटेंस बार बार कहता है, और ये जो सेंटेंस था ये कहा था पड़ोसी के पिता ने, वो इस बात के खिलाफ नहीं आता। और हमेशा जब मैं कहता हूँ क्या जरूरत है दीवार बनाने की, तो वो यही कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये जो है लाइन इसके साथ में खत्म होती है। नेक्स्ट है, विच नॉवल इज नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय डिकन्स। कौन सा जो है डिकन्स के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। हार्ड टाइम्स अभी बतलाया लिखा था, ठीक है। लिटिल डॉरेट ये भी बताया, म्यूचुअल फ्रेंड ये भी लिखा था, वैनिटी फेयर ये नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके देखो, अब ये मैं नहीं बताऊं वैनिटी फेयर किसने लिखा, ठीक है। वो फालतू है, कई बार ऐसा होता है जो हम नाम नहीं बताते तो हम कहते हैं इसको ध्यान मत रखना, वही चीज ध्यान रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वर्क किस राइटर ने लिखा हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो जो दिक्कत है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं प्रॉपरली इस पर वर्क नहीं कर पाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।